गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो कि आपके पीजीटी सिलेबस का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, आज इसमें से हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपके लिए लेके आए हैं। निशस्त्रीकरण या शस्त्र नियंत्रण, निशस्त्रीकरण। इससे प्रीवियस ईयर्स में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो बस अब हम इसमें टू द पॉइंट ही चीज़ें पढ़ेंगे, फालतू का बैकग्राउंड हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, टू द पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि इसमें कोई डिफिनीशन नहीं पूछी जाती है, किसी के विचार इसमें नहीं पूछे जाते हैं निशस्त्रीकरण में, तो सीधे हम इसकी डिफिनीशन पे आते हैं। तो शस्त्र नियंत्रण वास्तव में है क्या? ठीक है, तो शस्त्र नियंत्रण का मतलब भविष्य के हथियारों के उत्पादन के नियंत्रण की प्रक्रिया, एक संकल्पना जिससे शस्त्रीकरण की होड़ पर नियंत्रण लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? शस्त्र नियंत्रण कहते हैं। तो इसके नाम से ही पता है शस्त्र नियंत्रण क्या चीज़ है कि भविष्य के हथियारों के उत्पादन के नियंत्रण की प्रक्रिया, ठीक है, एक संकल्पना जिससे शस्त्रीकरण की होड़ पर नियंत्रण लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? शस्त्र नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, तो शस्त्र नियंत्रण हो गया। निशस्त्रीकरण क्या है कि हिंसा के उपयोग में आने वाले सभी अस्त्र शस्त्र का उन्मूलन ही क्या है? निशस्त्रीकरण है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? हिंसा के उपयोग में आने वाले सभी अस्त्र शस्त्र का उन्मूलन ही निशस्त्रीकरण है, अर्थात शस्त्रीकरण पर रोक। ठीक है, शस्त्रीकरण पर रोक, नियंत्रण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निशस्त्रीकरण कहते हैं। ठीक है, तो निशस्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ ही है कि शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त भौतिक तथा मानवीय साधनों का उन्मूलन। ठीक है, तो निशस्त्रीकरण का क्या मतलब है दोस्तों? कि शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त भौतिक तथा मानवीय साधनों का उन्मूलन। और ये क्या है? एक तरह से एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? देखिए, निशस्त्रीकरण तो ऐसे देखा जाए तो कई तरह के होते हैं, लेकिन हम यहाँ मुख्य रूप से जो जरूरी है उसको पढ़ने वाले हैं। दो तरह के हम निशस्त्रीकरण की बात करेंगे, गुणात्मक निशस्त्रीकरण और संख्यात्मक निशस्त्रीकरण। गुणात्मक निशस्त्रीकरण के अंतर्गत परमाणु निशस्त्रीकरण, रासायनिक निशस्त्रीकरण, जैविक निशस्त्रीकरण आता है। तो परमाणु निशस्त्रीकरण का मतलब ये हुआ, जैसे जो परमाणु बम है, ठीक है, न्यूक्लियर बम है, इसको अगर हम ख़त्म करने की बात करें तो परमाणु निशस्त्रीकरण हो गया। रासायनिक निशस्त्रीकरण की बात की जाए दोस्तों, जो जैविक जो शस्त्र होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, उसको जब हम ख़त्म करने की बात करें तो रासायनिक निशस्त्रीकरण हो गया। ठीक है, रासायनिक जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जर्मनी में हिटलर ने क्या किया था? रसायन का प्रयोग किया था। ठीक है, रसायन का प्रयोग किया था, गैस का प्रयोग किया था और पूरे हॉल में फैला दिया था। उसमें लोगों को बहुत ही निर्दयतापूर्वक उनकी जान ले ली थी उसने। जैविक निशस्त्रीकरण का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ बना ली जाए जैविक तरीके से, जो जैसे मान लीजिए कोरोना है, कोरोना पे ये विवाद है, ये बातें हो रही हैं कि कहीं ये चाइना का जैविक जो है हथियार तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जैविक हथियार जो वायरस के माध्यम से, इस तरह से जब वो एक मास को नुकसान पहुंचाए, उनको ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसा किया जाए तो उसे कहेंगे हम, इस तरह के अस्त्रों को ख़त्म करने को हम कहेंगे अस्त्र शस्त्र को निशस्त्रीकरण, जैविक निशस्त्रीकरण। तो ये किसके अंतर्गत आता है? गुणात्मक निशस्त्रीकरण के अंतर्गत आता है। यानी कि केवल विशेष प्रकार के शस्त्रों में कटौती। ठीक है, केवल विशेष प्रकार के, इनके गुण के आधार पर जो विशेष प्रकार के शस्त्र हैं इनमें कटौती करना। ठीक है, जैसे 1932 की बात करें तो 1932 के विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन में ब्रिटेन ने आक्रमणकारी शस्त्रों को अवैध कराने का यत्न किया था। ठीक है, तो इस तरह से हो गया आपका गुणात्मक निशस्त्रीकरण। अगर हम बात करें संख्यात्मक निशस्त्रीकरण, तो संख्यात्मक निशस्त्रीकरण क्या है? इसमें क्या होता है? हथियारों की संख्या में कमी की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं? हथियारों की संख्या में, ठीक है, कटौती की जाती है। तो इसमें क्या हो सकता है भाई? अधिक या सब प्रकार के शस्त्रीकरण में संपूर्ण कटौती हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से या कुछ कमी कर दी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं?
संख्यात्मक निशस्त्रीकरण। जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, ठीक है, न्यू स्टार्ट, ये देखिए क्या है, ये स्टार्ट 1 जो है यूएसए और रसिया के बीच में, यूएसए और रसिया के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो इसके अंतर्गत स्टार्ट 1 हुआ था। जैसे शीत युद्ध में आप लोगों ने देखा था, शीत युद्ध में क्या हो रहा था कि एक हथियारों की होड़ लग गई थी एक दूसरे के खिलाफ, जो है हथियारों के उत्पादन पे बिल्कुल पूरा विश्व जो है, विश्व यानी कि हम कहें कि विश्व जो था वो दो गुटों में बटा था शीत युद्ध में। एक तरफ क्या था आपका यूएसए, ठीक है, और नाटो वाले जो गुट थे उसके साथ थे, और दूसरी तरफ क्या था, यूएसएसआर था, और वारसा पैक्ट वाले जो कंट्री थे वो थे, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन उस समय आ गई थी। तो इन दोनों गुटों में, यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों गुटों में हथियारों को जमा करने की होड़ लग गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया था, इसमें आपस में वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और कटुतापूर्ण संबंध देखे गए थे, ठीक है। तो यानी कि शीत युद्ध जो था, सीधे सीधे अगर हम ये कहें कि युद्ध न होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियों को भी बनी हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि कभी भी युद्ध हो सकता है, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए, इस तनाव को कम करने के लिए पहला ट्रीटी साइन होता है स्टार्ट 1, ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट 2 साइन होता है, और फिर बाद में न्यू स्टार्ट साइन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था, देखिए 1945 से 90 कोल्ड वार का समय था। परमाणु हथियारों का बिल्कुल होड़ लगी हुई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए 3 जो इनमें समझौते हुए थे, साइन हुए थे, वो आपका था। तो इस तरह से इसमें क्या हुआ था कि इसमें हुआ ये था कि हथियारों की संख्या में कमी करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं परमाणु हथियार क्या चीज़ होते हैं। तो परमाणु हथियार क्या था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में 1991 में एक साइन होती है ट्रीटी स्टार्ट 1, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है। कौन सी ट्रीटी साइन होती है, स्ट्रेटेजिकल आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसमें ये हुआ कि परमाणु हथियारों की संख्या में कमी की जाए। तो ये क्या हो गया आपका दोस्तों, ये हो गया संख्यात्मक निशस्त्रीकरण, ठीक है, इनकी संख्या में कमी करना। फिर क्या होता है, 1993 में स्टार्ट 2 साइन होता है यूएसए और रसिया के बीच, और फिर बाद में 2010 में न्यू स्टार्ट साइन होता है इनके बीच। तो इसमें क्या था कि तनाव को कम करना था, और जो हथियारों की संख्या थी, परमाणु हथियारों की संख्या थी, उसको कम करना था। चलिए अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में समझते हैं। देखिए, तो इसके बाद जो है परमाणु हथियार जो था, परमाणु हथियार किनके पास है, तो ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, ठीक है, इनके पास जो है ये परमाणु संपन्न राज्य हैं, इनके पास वीटो पावर की पावर दी गई है, ठीक है। वीटो पावर आपको पता होगा कि अगर कोई भी रिजोल्यूशन पास होता है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में, तो इसमें से अगर कोई एक भी अगर उससे असहमत है तो उसको वीटो कर सकता है, और वो जो होगा तो प्रस्ताव को माना नहीं जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये 5 अस्थायी सदस्य कौन हैं, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन तो समझिए कि मोस्ट ये हमेशा पूछा ही जाता है। तो आपको ये जो 5 सदस्य हैं, जो अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से पूछ सकता है कि इनमें से कौन है जो नहीं है, इनमें से 3 ले लेगा और एक कोई और ले लेगा, या पूछेगा इनमें से कौन है जो अस्थायी सदस्य है। तो इसमें देखिए 5 अस्थायी सदस्य, हालांकि हम लोग जब संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनका कार्यकाल केवल 2 साल का होता है। हर 2 साल के बाद फिर से चुनाव होता है और इनकी जगह पे दूसरे आते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि परमाणु आतंकवाद क्या है। तो परमाणु हथियारों के आतंकवादी संगठनों या समूह के पास पहुंचने की जो संभावना है, या उनके प्रयोग करने की जो संभावना है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु आतंकवाद कहते हैं। तो अब सोचिए अगर किसी आतंकवादी संगठन के पास, ठीक है, परमाणु बम चला जाए तो फिर क्या होगा, तब तो पूरी दुनिया का ही विनाश कर देंगे ये, क्योंकि वो जिम्मेदार नहीं होते। अगर किसी कंट्री के पास है तो उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, तो इसलिए उसका प्रयोग कोई नहीं करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि IAEA क्या है। IAEA क्या है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। क्या है ये दोस्तों, इंटरनेशनल
एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, आपसे एग्जाम में हेडक्वार्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनमें जो इनके अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनके जो हेडक्वार्टर हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका काम क्या है? इसका काम है कि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। IAEA का काम क्या है? परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। ठीक है, और क्या काम है कि परमाणु सामग्री एवं उसकी जो परमाणु तकनीकी है उसको जो है शांतिपूर्ण उपयोग इस तरह से सुनिश्चित करना कि वो कहीं भी गलत हाथों में न जाए। तो शांति का, इसीलिए इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है IAEA। और जो इसके महानिदेशक थे मोहम्मद अल बरदेई, जो इजिप्ट के थे, तो इनको जो है सामूहिक रूप से इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि IAEA का मुख्यतः कार्यक्षेत्र क्या है। तो देखिए, इसके 3 कार्यक्षेत्र हैं। 3 कार्यक्षेत्र हैं, कौन कौन से? पहला है नाभिकीय सुरक्षा या परमाणु सुरक्षा। ठीक है, दूसरा कार्य क्या है? परमाणु विज्ञान व तकनीकी के दुरुपयोग को रोकना। और तीसरा है सुरक्षात्मक उपाय। तो IAEA के मुख्यतः 3 कार्यक्षेत्र हैं, नाभिकीय सुरक्षा या परमाणु सुरक्षा, परमाणु विज्ञान व तकनीकी के दुरुपयोग को रोकना और सुरक्षात्मक उपाय करना। ये किसका काम है? IAEA का मुख्य रूप से 3 काम है। चलिए एक वर्ड और हम लोग यहाँ देखते हैं, आई वेव क्या चीज़ है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आई वेव क्या है? तो इसका है फुल फॉर्म IAEA वाटर अवेलेबिलिटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्या है? IAEA वाटर अवेलेबिलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम। इसका काम क्या है दोस्तों? पानी की उपलब्धता एवं राष्ट्रीय जल संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। ठीक है, पानी की उपलब्धता एवं राष्ट्रीय जल संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना आई वेव का काम है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब IAEA को के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो IAEA जो है UN से पूरी तरह स्वतंत्र है। ठीक है, UN से क्या है? पूरी तरह स्वतंत्र है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं सुरक्षा परिषद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो IAEA क्या है? इसका जो है जो UN है, UNO है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, इससे पूरी तरह स्वतंत्र संस्था है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर महासभा को, संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं सुरक्षा परिषद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो देखिए, परमाणु बम के प्रयोग को काउंटर करने के लिए क्या आया? निःशस्त्रीकरण आया। ठीक है, परमाणु बम के प्रयोग हैं, इसको काउंटर करने के लिए क्या आया? निःशस्त्रीकरण आया। ठीक है, तो USA जो है, USA ने परमाणु बम बनाया। ठीक है, USA ने सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल किया कहाँ पे? जापान पे। कब किया था? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी में इसने प्रयोग किया था। और इसका जो निक नेम था, मतलब इसका कोड वर्ड था लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे किया था। अच्छा, आप लोग यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लोग इसका कोड वर्ड बताइए कि जो नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराया गया था USA के द्वारा, उसका कोड नेम क्या था? जैसे इसका कोड नेम लिटिल बॉय है, तो इसका कोड नेम क्या है? ये मैंने जानबूझ के आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा है कि इसी बहाने आप थोड़ा सा सर्च करेंगे। नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए USA ने परमाणु बम बनाया सबसे पहले। और जब USA ने बनाया तो USSR ने भी बना दिया। ठीक है, USSR यानी कि सोवियत संघ ने भी बनाया। और जब सोवियत संघ बनाया तो इसने USA ने किसको बनवा दिया? फिर जो ब्रिटेन था, इसके नाटो का मेंबर था, ब्रिटेन बनाता है। फिर फ्रांस भी बना लेता है। तो ये जो है इसका जो मित्र था, ये चाइना भी बना लेता है, साम्यवादी देश था, तो वो भी जो है बना लेता है। ठीक है, परमाणु बम, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो अब देखिए अब क्या होता है, जब इस तरह से इन लोगों ने बनाया तो इस तरह से एक ऐसा लग रहा था कि अब विश्व के दूसरे देश भी परमाणु बम बनाने लगेंगे सभी लोग, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो परमाणु, देखिए पूरी दुनिया को 3 तरह से हम बांट सकते हैं। एक तो हो गया परमाणु संपन्न राज्य, परमाणु राज्य, इसमें कितने आ गए? ये 5 आ गए, USA, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना। ठीक है, यही आपके 5 परमानेंट मेंबर भी हैं। अब परमाणु विहीन राज्य कौन है? जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है,
वो कौन से राज्य हैं? परमाणु विहीन। परमाणु प्रवेश द्वार कौन है? जैसे उस समय भारत और पाकिस्तान, जो लोग अभी परमाणु प्रवेश की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह से दबाव बनाया जाने लगा कि अब कोई जो देश है उसके पास परमाणु हथियार नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ कि इधर यूएसए ने हेल्प किया इजराइल को, तो इजराइल ने बना लिया परमाणु हथियार, ठीक है। अब रसिया की हेल्प से भारत ने बना लिया, ठीक है। यानी कि रसिया से, जैसे हम क्या करते थे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन के लिए हम न्यूक्लियर लिया करते थे, यानी कि हमारे जो नाभिकीय रिएक्टर थे बिजली के उत्पादन के लिए, चूँकि हम लोगों को ज़रूरत पड़ती थी तो हम लोग जो है रसिया की हेल्प से बनाया करते थे, ठीक है। लेकिन जब चाइना ने बना लिया था, जब चाइना ने बना लिया परमाणु हथियार, तब इंडिया के लिए एक समस्या खड़ी हुई, एक चुनौती खड़ी हुई कि हमारा पड़ोसी जो है उसके पास परमाणु हथियार आ गए हैं, तो फिर हमारे लिए चुनौती है। तो इसलिए भारत को भी परमाणु संपन्न होना था। तो देखिए, लेकिन इसके पहले क्या हुआ कि जब इन लोगों ने, पांचों ने बनाया, तो इन सबके सामने एक समस्या खड़ी हो गई। इस तरह से अगर और भी देश बना लेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। जब तक इन लोगों ने बना लिया तब तक तो ठीक था, लेकिन जब दूसरे कंट्री बनाने की तरफ सोचने लगे तो फिर समस्या हुई। तो इन लोगों ने क्या किया, एनपीटी, ठीक है, एनपीटी। एनपीटी क्या है पहले समझिए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। क्या चीज़ है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। ये परमाणु अप्रसार संधि बनाया गया। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1968 में पास किया गया और मार्च 1970 से लागू हो गया, ठीक है। ये हालांकि उस समय 25 वर्षों के लिए था, लेकिन 95 में जब इसका समय खत्म हुआ तो इसको असीमित समय के लिए बढ़ा दिया गया। तो एनपीटी के प्रावधान क्या थे? एनपीटी के प्रावधान थे कि परमाणु राज्य, जो परमाणु संपन्न राज्य है, 5 जो देश हैं जो परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो परमाणु विहीन राज्यों को परमाणु हथियारों के निर्माण की जानकारी नहीं देंगे, ठीक है। दूसरा क्या था कि परमाणु जो राज्य हैं, परमाणु संपन्न राज्य जो हैं, परमाणु विहीन राज्यों को परमाणु ईंधन व तकनीक प्राप्त करने में सहयोग भी नहीं करेंगे। तो इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जब हम इस तरह से ट्रीटी पास कर लेंगे, यानी कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं ये किसी को न तो सहयोग करेंगे निर्माण करने में, न तो कोई जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, तो इससे क्या होगा, इनको लगा कि दूसरे जो कंट्री हैं वो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये तो चैलेंज, ऐसे चैलेंज को तो इंडिया एक्सेप्ट करता है और इंडिया ने बना डाला, ठीक है। तो इंडिया ने जब बनाया तो उसके बाद जो है इंडिया के ऊपर दबाव बना कि एनपीटी पे साइन करो। इंडिया ने कहा कि नहीं भैया, हम एनपीटी पे साइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसने कारण दिया कि हम देखिए निशस्त्रीकरण के समर्थक हैं। भारत ने कहा कि हम निशस्त्रीकरण के समर्थक हैं, ठीक है, लेकिन हम इस भेदभावपूर्ण संधि में साइन नहीं करेंगे। भेदभावपूर्ण संधि क्यों है? क्योंकि ये जो एनपीटी है पूरी दुनिया को 2 भागों में बांटता है, एक तो परमाणु राज्य और एक परमाणु विहीन राज्य, 2 राज्यों में बांटता है। तो अगर सभी लोग अपना परमाणु हथियार, ठीक है, अपने परमाणु हथियारों को समाप्त कर दें तो हम भी जो है नहीं बनाएंगे और हम भी एनपीटी पे साइन कर लेंगे, ठीक है। तो इंडिया ने क्या कहा कि जो पड़ोसी देश हमारा चाइना है, पड़ोसी देश जो चाइना है उसके पास परमाणु हथियार है, उसने परमाणु हथियार बना लिया और 1962 में उसने जो है ऐसे ही हमारे ऊपर अटैक भी कर दिया था। तो जब वो हमारे लिए खतरा है, चुनौती है, और आपको पता है कि जो राष्ट्रीय हित है, जो विदेश नीति बनती है वो राष्ट्रीय हित पे, ठीक है, यथार्थवादी विचारधारा क्या कहता है कि राष्ट्रीय हित जो है सर्वोपरि है, ठीक है। तो राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, तो राष्ट्रीय हित जब सर्वोपरि है तो हमको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, कोई हमारी सुरक्षा करने नहीं आने वाला है, ठीक है। तो देखिए 1968 में जो एनपीटी था वो पास हुआ था, 1970 में लागू हुआ था और इंडिया ने क्या किया, 74 में जो है 74 में बम दाग दिया। 74 में क्या किया, 74 में इसने जो है परमाणु परीक्षण कर लिया, पोखरण 1 किया हमने और उसको नाम दिया बुद्ध मुस्कुराए, ठीक है। उस समय अगर पीएम पूछा जाए तो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम परमाणु संपन्न राज्य बन गए हैं। लेकिन हमारा जो हमारा परमाणु है वो किस लिए है? जो हमने बम बनाया है, परमाणु बम, वो किस लिए बनाया है? तो न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के लिए बनाया है। भारत ने क्या कहा, हमारा उद्देश्य क्या है? न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की स्थापना करना, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी है, ठीक है, जिससे हमारा वार हो चुका है 1962 में, उसके पास परमाणु बम है, तो उसको डिटरेंस करने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए हम बना रहे हैं। और जितने भी देशों ने परमाणु बम बनाया था उन्होंने भी यही तर्क दिया था, ठीक है। तो एक डिटरेंस के लिए हम जो है
ये बना रहे हैं, ठीक है। और इस चीज़ को उसने फिर जो है, तब जाहिर सी बात है कि अब भारत के ऊपर तो सैंक्शन लगना ही था, तो अमेरिका के द्वारा बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए, ठीक है। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और उसकी कीमत हम लोगों ने चुकाई, हमें उस बात का कोई गम नहीं था, ठीक है। तो एनपीटी जो था, इसकी जिम्मेदारी क्या थी, क्या है जिम्मेदारी की, IAEA, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी कौन लिया है, IAEA को, जो एनपीटी साइन करवाया गया इसकी जिम्मेदारी IAEA को दिया गया। यानी कि जो IAEA है ये पूरे विश्व के प्रयोगों पर नियंत्रण रखेगा कि कोई भी कंट्री जो है वो क्या करे, वो परमाणु परीक्षण न कर पाए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं CTBT क्या है। CTBT बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। हिंदी में इसको कहें तो व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ठीक है। तो इस संधि का उद्देश्य क्या है, CTBT का, विश्व के लिए जाने वाले सभी, विश्व के लिए किए जाने वाले सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाना, ठीक है। विश्व में किए जाने वाले सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाना। और ये जो संधि हुई थी, ठीक है, ये कब आई, कब पास हुई, तो 10 सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पास कर ली गई और 1996 से ये लागू हो गई, ठीक है। 1996 में ये लागू भी हो गई, ठीक है। तो CTBT पे इंडिया ने साइन नहीं किया है। और फिर इंडिया का वही तर्क है, अगर हम CTBT और भारत की बात करें तो भारत ने इस संधि पर भी साइन नहीं किया है। इसको क्या कहा कि ये भेदभावपूर्ण संधि है। क्या है ये, भेदभावपूर्ण। देखिए CTBT क्या है, व्यापक आणविक परीक्षण, यानी कि पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से जो आणविक परीक्षण है, परमाणु परीक्षण है, उस पर रोक लगा दिया जाए। किसी भी प्रकार का परमाणु परीक्षण आप नहीं कर सकते हैं। तो इस पर भी इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिया ने कहा कि ये तो भेदभावपूर्ण नीति है, ठीक है। तो इंडिया के ऊपर फिर से दबाव बनाया गया कि भाई तुम इस पर साइन करो। तो इंडिया ने क्या किया, फिर से 1958 में एक दूसरा परीक्षण कर डाला। और उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे, सॉरी हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए दोस्तों, ये 1996 में ये लागू होता है और 1998 में इंडिया ने क्या कर दिया, एक जो दूसरा परीक्षण कर दिया और एक्सेप्ट किया कि हम परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गए हैं। बाकायदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया, और उसके दूसरे ही दिन फिर से सैंक्शन लगा दिए गए भारत के ऊपर। लेकिन कोई बात नहीं है, परमाणु संपन्न बनना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश, हमारा जो चाइना है, उसके पास अगर परमाणु हथियार है, तो इसलिए हमको भी परमाणु संपन्न राष्ट्र बनना बहुत ज़रूरी था। और इसके लिए जो प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत ही प्रतिबद्ध थे। और इससे पहले भी उन्होंने अनाउंस किया था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे हम परमाणु परीक्षण करेंगे, और उन्होंने करके दिखा दिया। तो देखिए इसके बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है, देखना है, तो पोखरण एक मूवी आई है जॉन अब्राहम की, उसमें वो सारा प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरह से ये किया गया था। तो हम आज इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मतलब बच के समझिए, USA से, IAEA से, क्योंकि एक सैटेलाइट अमेरिका हमेशा भारत के ऊपर लगाए रखा था। तो ये पोखरण राजस्थान में है, वहाँ पे किया गया था। और वहाँ पे देखिए जो साइंटिस्ट पहुँचते थे वो आर्मी के ड्रेस में रहते थे, ठीक है। इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है, वो आर्मी के वेश में रहते थे ताकि किसी को पता ना चले, भीड़ इकट्ठा नहीं होती थी, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट जाते थे वो कोड वर्ड में जाते थे, ठीक है। वो अपने नाम से टिकट नहीं बुक कराते थे कि किसी को कहीं से पता ना चले, यानी कि पूरी गोपनीयता बरती गई और बहुत ही गोपनीयता के साथ इसको अंजाम दिया गया, ठीक है। अब देख लेते हैं वासेनार व्यवस्था क्या है। वासेनार संधि हुई थी 1996 में नीदरलैंड में। इसका उद्देश्य है परंपरागत हथियारों एवं दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकों के हस्तांतरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, ठीक है दोस्तों। तो वासेनार व्यवस्था क्या है, ये 1996 में संधि हुई थी नीदरलैंड में। इसका उद्देश्य है कि परंपरागत हथियारों एवं दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना। और भारत इसका जो है 42वां सदस्य बन गया है। ये भारत के लिए बहुत खुशी की बात है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियाई समूह की, ये क्या है, तो भारत इसका ये 43 देशों का 43 कंट्री का अनौपचारिक समूह है। इसका उद्देश्य क्या है, उन निर्यातों की पहचान करना ताकि रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रयोग को रोका जा सके, ठीक है।
क्या है इसमें कि उन निर्यातों की पहचान करना ताकि रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रयोग को रोका जा सके। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इराक के द्वारा रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था और इसी के अगेंस्ट इसीलिए जो है ये बनाया गया था। ठीक है, तो भारत जो है इसका 43वां सदस्य बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं MTCR क्या है। MTCR का फुल फॉर्म है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। इसका उद्देश्य क्या है? मानव रहित विमान यानी कि ड्रोन एवं प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल से संबंधित निर्यात पर अंकुश लगाना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? मानव रहित विमान यानी कि ड्रोन एवं प्रक्षेपास्त्र मिसाइल से संबंधित निर्यात पर अंकुश लगाना। ये 35 देशों का संगठन है और भारत इसका सदस्य है 35वां सदस्य बना है 2016 में। देखिए जिसका भारत मेंबर है वो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से देखिए दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया हमने, उसके बाद धीरे धीरे जो है हमारे ऊपर से सैंक्शन हटने लगे और हमने ये साबित किया कि हम एक बहुत ही जिम्मेदार देश हैं और दुनिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि भारत एक जिम्मेदार देश है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में इसके बाद भी युद्ध हो चुके हैं, कारगिल वार हुआ था, लेकिन भारत ने न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग नहीं किया और इसीलिए पाकिस्तान ने भी नहीं किया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न राष्ट्र है, भारत के बाद वो भी बन गया था। ठीक है, तो देखिए ये MTCR में मेंबर होना बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए। तो भारत की धीरे धीरे जो स्थितियां हैं वो सुधरती चली गई। ठीक है, सैंक्शन हट गए और हम बहुत अच्छे से रह रहे। अगर हम NSG की बात करें, NSG क्या चीज़ है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, इसे हम लंदन समूह भी कहते हैं। ये 48 देशों का समूह है। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये 1974 में बना था, हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? परमाणु ईंधन, परमाणु सामग्री और परमाणु तकनीकी के निर्यात, विस्तार और उसके पुनर्उपयोग पर नियंत्रण रखने वाली संस्था है। तो ये कैसी संस्था है दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या है कि जो परमाणु ईंधन है, परमाणु सामग्री है, परमाणु तकनीकी है, इसके निर्यात, विस्तार और उसके पुनर्उपयोग पर नियंत्रण रखने वाली ये संस्था है। इसका हेडक्वार्टर तो नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में चलने वाले जो परमाणु कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है। दुनिया भर में जो भी परमाणु कार्यक्रम चलते हैं उससे कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो भारत और USA के बीच में जो 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ था, ये धरातल पर तभी आ पाया, तभी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सका जब भारत व USA के बीच समझौता होने के बाद IAEA और NSG ने अनुमति प्रदान की। यानी कि इसकी अनुमति जरूरी है और इन दोनों ने जब अनुमति प्रदान की तभी जाके भारत और अमेरिका के बीच में 1-2-3 एग्रीमेंट हो पाया था। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की हमारी क्लास यहीं तक। तो हमने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध कराई जाए जो कि आपके PGT एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो लेक्चर है PCS के लिए, UPSC के लिए भी, नेट JRF के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू गाइज। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाया गया कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।